शादरा में मोमोज की दुकान में महिला की संदिग्ध मौत, परिवार ने लगाया हत्या का आरोप। दुकानदार को गिरफ्त में लेकर पुलिस ने की पूछताछ। परिजनों ने शव को दुकान के बाहर रखकर किया प्रदर्शन। नए कानून के तहत शादरा जिले के 2 थाने में दर्ज हुए मामले। पूर्वी दिल्ली में अभी तक नहीं हुआ है कोई भी मामला दर्ज। दिल्ली पुलिस कर रही है लोगों की मदद। मसालों के दामों में आया उछाल। हल्दी 100 रुपए से बढ़कर हुई 260 रुपए किलो। खड़े मसालों के दामों में भी हुई दोगुनी की बढ़ोतरी। पुलिस ने 2 कुख्यात ऑटो लिफ्टर को किया गिरफ्तार। चोरी के 5 दोपहिया वाहन बरामद। पुलिस ने सुलझाए चोरी के 5 मामले। पूर्वी दिल्ली में मनाया गया डॉक्टर्स डे। हीलिंग हैंड्स केयरिंग हार्ट्स रखी गई थी थीम। डॉक्टर्स ने सुविधाओं को लेकर जताई नाराजगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं CCN लाइव। मैं हूं आपके साथ दुर्गा शर्मा। आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ खास खबरों के साथ। शादरा जिले के जगतपुरी थाना इलाके में एक महिला की अपने मालिक की दुकान पर संदिग्ध हालत में मौत हो गई। मृतका की पहचान जगतपुरी निवासी गीता के रूप में हुई है। महिला के परिवार ने दुकान के मालिक कपिल पर हत्या करने का आरोप लगाया। शादरा जिले के DCP सुरेंद्र चौधरी ने बताया कि थाने में एक कॉल मिली कि एक महिला की करंट लगने से मौत हो गई है। पुलिस की टीम तुरंत मौके पर पहुंची। शुरुआती जांच में पुलिस का कहना है कि फ्रिज से करंट लगने से महिला की मौत हुई है। जगतपुरी थाना पुलिस ने लापरवाही से मौत की धारा में मामला दर्ज किया है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने पर ही मौत के सही कारणों का पता चल पाएगा। परिजनों ने महिला के शव को दुकान के बाहर रखकर प्रदर्शन किया। बता दें कि पुलिस दुकान के मालिक कपिल को गिरफ्त में लेकर पूछताछ कर रही है। मृतक के बेटे ने बताया कि वो उनकी मां परवाना रोड पर रहने वाले कपिल के यहां पर नौकरी करती थी। कपिल का मोमोज का काम है। बेटे ने आरोप लगाया कि उनकी मां ने कपिल के पास 5 लाख रुपए और गहने भी रखवाए थे, जो कि मालिक के पास ही। रविवार को कपिल ने फोन करके उनकी मां को अपने घर पर बुलाया था। करीब 11 बजे कपिल के यहां से घर पर फोन आया कि गीता पर फ्रिज गिर गया है और करंट लगने से उनकी मौत हो गई है। जिसके बाद मृतक गीता का बेटा मोहित ने तुरंत अपनी मां को डॉक्टर हेडगेवार अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस परिजनों और आरोपियों से पूछताछ कर आगे की जाँच कर रही है। मेरी मम्मी के साथ ये हुआ है, इन्होंने मारा मेरी मम्मी को। क्यों? हमारी मम्मी जाती थी इनके पास पैसे वैसे लेने। पहले कमेटी भरती थी, सोना रख रखा था ताकि हम गरीब थे, घर में पैसा नहीं था, मतलब ऐसी चीज़ें इकट्ठी की ताकि हम कुछ लेने आगे कुछ बन जाए। मम्मी ने मांगा होगा इससे पैसे वैसे कपिल से। कपिल कौन है आपका? कपिल कोई नहीं है, मतलब ऐसी एक काम करने जाती थी मम्मी इसके पास, और छोटे वाले भाई ने भी काम करा इसके पास। और इनने हमारी कमाई से इनने सोम बाज़ार में एक मकान भी लिया है। मम्मी मांग भी रही थी तो इनने कहा चलो कोई नहीं, हम ले लेते हैं, हम करते रहेंगे जो भी है जैसा भी है। अभी फिर मम्मी ने पैसे ऐसे मांगे होंगे कि अब तो अब सोचेंगे हमारे बड़े हो रहे हैं हम। जब छोटे थे तो देते थे हमारे सामने। कितने साल से मम्मी वहाँ काम कर रही है? मम्मी कर रही है कम से कम 10 साल हो गए उन्हें। वो कह रहा है करंट लगा और हमारे ये है, मम्मी को उनने मारा भी है। आपको किन्हीं फ़ोटो दिखा देता हूँ। मम्मी के यहाँ लगी हुई है, नाखून लगा हुआ है, यहाँ लगी हुई है। तो मैंने जाके देखा, मुझे लगा पहले इसने मारा होगा, फिर फ्रिज गिराया है मम्मी के ऊपर। तो मैं मम्मी को हॉस्पिटल लेके गया सीधा, तो डॉक्टर ने बताया मम्मी ख़त्म हो गई। तो मम्मी वहाँ उसके पास कपिल के पास क्या करने जाते थे, क्या था वो? उसके पास मम्मी ने पैसे दे रखे हैं। मम्मी को कहता था आप पैसे यहाँ मेरे पास जमा करो तो मैं सब सिक्योरिटी पे मकान दिला दूँगा आपको। तो मम्मी क्या उसके वहाँ पे नौकरी करती थी, काम करती थी उसकी? नहीं, मम्मी काम नहीं करती थी। काम नहीं करती? मांगती थी, मम्मी कहती थी मकान दिला दो मुझे सिक्योरिटी पे, तो वो कहता था मैं दिला दूँगा ऐसे करता था। अच्छा, जब आप पहुँचे मम्मी के पास तो मम्मी क्या दुकान पे थी या हॉस्पिटल ले गए? मैं गया था तो मम्मी उसकी दुकान में थी। अच्छा, किस हालत में? तेरे को बुलाया था वहाँ पे? हाँ, मुझे वो लेके गया था। मैंने जाके देखा मम्मी लेटी हुई थी। मैंने मम्मी को उठाया, मम्मी उठ नहीं रही थी, तो मम्मी को उठा के हॉस्पिटल लेके आया। आज ये हुआ है, हम तो सब जॉब पे थे, ठीक है। वो कपिल है, कोई कपिल मोमोज वाला, बहुत फेमस है सोम बाजार में, वो बड़ा फेमस है, ठीक है। उसके यहाँ वो गई है, उनका बेटा काम करता है, वो कभी कभार उनका खाना भी बनाया थी क्योंकि उन्हें भाई मान रखा था, ठीक है। उन्होंने पूरी अपनी जो भी वो कमाती थी
4-5 लाख रुपए होंगे उनके, उन्होंने सारी चीज़ें वहीं रखी थी। ठीक है, आज वो कहते हैं 11 बजे वो गई हैं, 11:30 बजे कॉल आता है कि आपकी मम्मी को करंट लग गया, वो गिर गई। कैसे गिर गई मुझे ये बताओ कि गिरी कैसे वो? क्योंकि फ्रिज आपके ऊपर गिरा है, फ्रिज स्ट्रेट रखा हुआ है और फ्रिज में कोई सामान नहीं, कुछ नहीं है और बंदा खत्म। आप देखो, अगर ये कि अभी उनके बेटे से बात हुई तो उसने कहा कि कपिल उनको बुलाने गया, नहीं कॉल की थी एक्चुअली में उनको, उन्होंने कॉल की है कि आप 11 बजे आओ मेरे यहाँ खाना बना लो। तो जब ऑफिस में जो गया है वो कपिल जो गया है ऑफिस में उन्हें बुलाने कि भाई तुम्हारी मम्मी गिर गई, तो मुझे ये बताओ ना, बुलाने क्यों गया? हॉस्पिटल क्यों नहीं गया वो बंदा? हॉस्पिटल लेके क्यों नहीं गया? जब ब्लड आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, तो वो हॉस्पिटल क्यों नहीं गया? अरे हॉस्पिटल जाके आप पूछते ना उनसे, तब जाके बात होती। अब ये बताओ मुझे कि अब वो तो चली गई, उनके पापा है नहीं, बच्चे क्या करेंगे? 5 बच्चे हैं उनके, 5 बच्चे हैं और कोई भी मैरिड नहीं है। 6 बच्चे हैं। ये देखो, ये लड़की है और 4 लड़के हैं उनके, कोई भी मैरिड नहीं है। अब क्या होगा उनका, मुझे ये बताओ। 1 जुलाई से पूरे देश में 3 नए कानून लागू हो गए हैं। लागू हुए नए प्रावधान के तहत अब आईपीसी, सीआरपीसी और आईए की जगह बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए ने ले ली है। शादरा जिले के 2 थाने में नए कानून लागू होने के बाद मामले दर्ज किए गए। आपको बता दें, ये मामले जीटीबी एनक्लेव और आनंद विहार थाने में दर्ज हुए हैं। मिले जानकारी के मुताबिक उत्तर पूर्वी दिल्ली में नए कानून के तहत एक थाने में मामला दर्ज हुआ और पूर्वी दिल्ली में अभी तक कोई भी मामला दर्ज नहीं हुआ है। इसी को लेकर हमारे संवाददाता मोहित शर्मा ने लोगों से बात की। लोगों ने बताया कि प्रॉब्लम तो हो रही है क्योंकि धाराएं सारी चेंज हुई है और इसी के साथ साथ दिल्ली पुलिस भी लोगों को नई धाराओं और कानून के बारे में जानकारी दे रही है। एक आम नागरिक के हिसाब से बहुत अच्छा हुआ है कि ये कानून जो बदले गए, कि हमेशा ये कहा रहा था कि धारा इतने 100 और 1863 में ऐसा हुआ था, उसकी ही चल रही थी। अब ये कुछ चेंजेस हो गए आज से, ये अच्छा है। लेकिन इसमें कुछ चीज़ें जो आज हमें सोचने पे मजबूर कर रही हैं कि धाराएं बदल गई। क्या कानून में पब्लिक को क्या सहूलियत मिली, क्या आराम मिला, वो अभी समझने में कुछ समय लगेगा। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से हम ये चीज़ महसूस कर रहे थे कि लड़के शादी करने को तैयार नहीं, परिवार वाले परेशान होते हैं। इसकी जो मैं ग्राउंड लेवल की बात कर रहा हूँ, जो सच्चाई एक है कि ऐसा क्यों होता है। जगह जगह व्हाट्सएप आते हैं, जगह जगह हम परिवारों में ये सुनते हैं कि लड़कियाँ आती हैं और वो कहीं ना कहीं कानून का सहारा लेती हैं। कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है, ये नहीं पता लगता, लेकिन आदमी, परिवार वाले टॉर्चर होते आए हैं। और आज भी जो सुबह जैसे हम लोग गए तो इस तरह की बातें हुई। तो ये चीज़ें अगर कोई कानून ये पता लगता है कि ये फीमेल के फेवर में है, लड़कियों की फेवर में है, तो इसके अंदर कुछ ना कुछ सुधार होना चाहिए, जो कि अब समय आने पे जैसे बताया गया है, आश्वासन दिया गया है कि अभी ये चीज़ें डिटेल में आएंगी। कानून तो आप नए बना देते हैं, लेकिन कानून बनाने के बाद उसको सुचारू तरीके से उसका चलन सही हो, उसका तरीका तो आपको निकालना है ना। आप भी तो नए तरीके से उसको एंटरटेन करें, लोगों के अंदर एक मैसेज दे रहे कि जिस तरीके से नया कानून बनाया है, नई परिभाषा परिभाषित की है, हम भी इस काम को अब इजीली करेंगे जिससे लोगों को परेशानी ना हो। तो ये भी तो समझने की बात है। और एक बात तो तय ही है कि जिस चीज़ के एडवांटेज होंगे उसके डिसएडवांटेज भी हुआ करते हैं। ऐसा तो हो नहीं सकता कि हर चीज़ के फ़ायदे हों। जब जहाँ हमें फ़ायदा नज़र आता है वहाँ नुकसान भी नज़र जरूर आएगा, और नुकसान तो आने वाले समय पर ही पता चलेगा ना। अभी तो कानून आए हैं, इन कानूनों को किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं, उनका क्या रिजल्ट रहता है, उसके बाद ही तो कही जा सकती है। अभी श्योरिटी ये नहीं कह सकते कि बहुत बड़ा कोई सुधार हो गया है या बहुत बड़ी कोई इन्होंने एक्सपेरिमेंट कामयाब कर दिया, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा मानना ये है कि आने वाले समय में ये जो कानून बने हैं इस पे किस तरीके से कार्य करते हैं वो रिज़ल्ट बताएंगे कि आपको इजीली पेन रिलीफ मिला या आप उसी तरीके से प्रताड़ित होते रहे। जिस तरीके से आजकल 12 साल का बच्चा भी पूरे मोबाइल को खोल लेता, तो उस तरीके से हम लोगों को लगता है कि 18 साल की उम्र थोड़ी ज़्यादा है, कि 13 साल तक की उम्र एक बच्चे के लिए तो ठीक है, लेकिन जो 18 साल का है उसमें थोड़ा ज़्यादा नज़र आ रहा है हमें। तो हम लोगों ने एक उनसे क्वेश्चन पुटअप किया था, तो उन्होंने बोला इसमें अमेंडमेंट होंगे समय समय पर, तो जो चीज़ें सॉर्ट आउट हो सकती हैं वो करेंगे। वो मामले के बारे में उन्होंने बताया कि जैसे ऑल ओवर इंडिया में अब कहीं पे भी आप FIR करवा सकते हैं,
और उसके 3 दिन के बाद 3 दिन के अंदर अगर आप अपने नियरेस्ट थाना जो भी आपका पड़ेगा घर के पास में या ऑफिस के पास में, उसमें जाके उसमें साइनिंग वगैरह करेंगे तो उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। वो सब्जी और फलों के बाद अब मसालों के दामों में भी तेजी देखने को मिल रही है। ऐसे में बढ़ते मसालों के दाम मिडिल क्लास के लोगों के लिए और मुश्किलें बढ़ा रही हैं। दरअसल बीते कुछ दिनों में कई मसालों के दामों में काफी बढ़ोतरी हुई। मसालों के बढ़ते दामों को लेकर सीसीएन संवाददाता ने शादरा के छोटे बाजार स्थित दुकानदारों से बात की। दुकानदारों को कहना है कि मसालों के दामों में 20 से 30% तक इजाफा हुआ है। ऐसे में हल्दी के दाम में भी काफी इजाफा हुआ, जिससे मिडिल क्लास के जेबों पर भी काफी असर पड़ेगा, क्योंकि हल्दी एक ऐसा मसाला है जिसे हर सब्जी में डाला जाता है। बाजार में हल्दी पहले ही 100 रुपए किलो थी, जो कि अब 260 रुपए किलो बिक रही है। वहीं सभी खड़े मसाले जैसे कि बड़ी इलायची, छोटी इलायची, काली मिर्च, लौंग और दालचीनी में भी दोगुनी बढ़ोतरी हुई है। दुकानदारों का कहना है कि वैसे ही लोग घरों से बाहर निकल कम रहे थे, उस पर महंगाई ने भी बिक्री में और ज्यादा कमी पैदा कर दी है। एक तो हल्दी में तेजी है। हल्दी थी 260 रुपये, पहले रेट था हल्दी का 200 रुपये करीब। काली मिर्च तेज है, 900 साढ़े 900 का रेट है, 900 रुपये का। इलायची बड़ी भी जो है 1000-1200 रुपये का रेट है, वो ज़्यादा का है, 1500-1600 रुपये रेट है। लौंग 1600 रुपये। नहीं ऐसी कोई खास बात नहीं, वैसे टोटल तो मंदा है ही खरीदारी में। महंगा तो लगता ही है थोड़ा बहुत, असर सभी चीज़ का महंगा तो होगा। डेली यूज में सबसे ज़्यादा हल्दी मिर्च वगैरह यूज होती है, मिर्चें वगैरह यूज होती है। तो जैसे जीरा था वो महंगा हुआ, फिर सस्ता हो गया। पहले 800 रुपये हो गया था, अब जीरा का रेट 500 रुपये आ गया है। हल्दी महंगी हो गई थी और मिर्चें महंगी हैं। हल्दी अब है 300 रुपये किलो है हल्दी, कम से कम बाजार में। पहले 200 रुपये बिक्री थी, 150 आ रही थी, 200 बिकती थी, और वो 300 बिकती है। हर चीज़ महंगा हुई, तेल महंगा, ये हर चीज़ महंगी। गरम मसाला महंगा, सारा गरम मसाला, बड़ी इलायची, लौंग इलायची सब महंगा है। कितने रुपए का फर्क आ गया लगभग? कम से कम मैं समझता हूँ 500 रुपये फर्क आया, कम से कम 500 रुपये किलो का। अच्छा। पहले जो चीज़ 1500 रुपये थी वो 2000 हो गई है। अब जैसे कि आप मसाले में काली मिर्च ले लो, वो महंगी है। काली मिर्च के अलावा धनिया साबुत लो, थोड़ा सा बढ़ा है, 40 रुपये किलो बढ़ा है। हल्दी मिर्च धनिया मैंने बता दिया आपको, बड़ी इलायची है, लौंग है, दालचीनी है। मसाले कितने ज़रूरी है किचन के लिए, जो खाना वगैरह बनता है उसमें? वही 3, 4, 5, 6 मसाले जरूरी है। हल्दी, धनिया, मिर्ची, गरम मसाला, जीरा, अमचूर और किचन किंग, बस यही मसाले ज़रूरी हैं। मतलब मसाला काफ़ी महंगा हुआ है। भी गरम मसाले कुल पर्पज़ मिला के महंगा है, 1000 या 800 रुपये बिकता है गरम मसाला यहाँ पे। बढ़ोतरी हुई थी, जीरा तेज हो गया था, जीरा मंदा हो गया, बाकी कोई आइटम को ज़्यादा। हल्दी पहले से डबल रेट हो गए थे, लेकिन अब तो रुके हुए हैं भाव। उसी पे रुक गए, महंगे पे? हाँ, उसके आगे नहीं बढ़े। नहीं। अभी आज क्या रेट किलो मिल रही है? आज हल्दी है 260 रुपये किलो। ठीक है। और पहले कुछ दिन पहले की बात करें? कुछ दिन बाद नहीं, 6 महीने पहले की बात है, जब तो 100 रुपये किलो थी। 100 रुपये किलो। हाँ, डबल से डबल रेट से हो गए। और जो खड़े मसाले हैं उनमें क्या बढ़ोतरी हुई है? खड़े मसालों में इलायची महंगी है, बड़ी छोटी इलायची 2800 रुपये अच्छा। और बड़ी इलायची 1800 रुपये। तो तकरीबन कितने का फर्क आ चुका है? काफ़ी, उसमें तो काफ़ी फ़र्क आ चुका, 600-700 रुपये का। नहीं, पहले से तो काफ़ी कम हो गई सेल। पहले सेल ज़्यादा थी खड़े मसालों की, लेकिन अब जो है खड़े मसालों की सेल इतनी नहीं रही। तो क्या लोग पाउडर लेना ज़्यादा पाउडर लेना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। अब पाउडर में तो जीरा डलेगा, सस्ती आइटम डलेगी, तो उससे एवरेज आ जाती है, बस और कोई बात नहीं। शादरा जिले की पुलिस टीम ने 2 कुख्यात ऑटो लिफ्टर्स को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान मोहम्मद आलम और आमिर के तौर पर हुई है। दोनों ही आरोपी पहले ही डकैती के मामले में शामिल रहे हैं। आरोपियों के पास से चोरी के 5 2 पहिया वाहन भी बरामद किए गए। दरअसल टीम को शादरा जिले के इलाके में सक्रिय ऑटो चोरों को ट्रैक करने और पकड़ने का काम सौंपा गया था। टीम ने 2 व्यक्तियों को एक चोरी की स्कूटी के साथ पकड़ा, जिस पर फर्जी नंबर प्लेट लगी थी। यह स्कूटी भजनपुरा में दर्ज FIR के तहत चोरी पाई गई। पूछताछ के दौरान उन्होंने खुलासा किया कि वो दिल्ली और NCR के अलग-अलग हिस्सों में 2 पहिया वाहन चुराते थे और उन्हें आसानी से पैसा कमाने के लिए अज्ञात व्यक्तियों को बेच देते थे। तलाशी के दौरान दोनों आरोपियों के कब्जे से चोरी के 4 और 2 पहिया वाहन बरामद किए गए। बता दें, आरोपी की गिरफ्तारी से चोरी के 4 मामले भी सुलझाए गए हैं।
पूर्वी दिल्ली में आज डॉक्टर्स डे मनाया गया। इस मौके पर जगह जगह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हर साल नेशनल डॉक्टर्स डे की थीम अलग होती है। इस बार की थीम हीलिंग हैंड्स केयरिंग हार्ट्स रखी गई थी, जो डॉक्टर्स की ओर से अपने चिकित्सा अभ्यास में लाए जाने वाले समर्पण, करुणा और सहानुभूति पर जोर देता है। इसको लेकर सीसीएन संवाददाता एरार चौधरी ने डॉक्टर ग्लैडविन त्यागी से बात की। डॉक्टर ने सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई चिकित्सक सेवाओं के बारे में भी बात की। जो आजकल स्थिति चल रही है चिकित्सा क्षेत्र की और जिस तरीके का माहौल बना हुआ है और सरकार जिस प्रकार से शिकंजा हमारे ऊपर अकारण कसे हुए है, उससे तो मुझे लगता है कि डॉक्टर डे मनाए ना मनाए, हम लोगों को किसी प्रकार का कोई दर्जा दें या ना दें, लेकिन इस प्रकार का जो हम लोगों का ह्यूमिलिएशन है, एक्सप्लॉयटेशन है, वो बंद होना चाहिए। अभी आपने देखा होगा पिछले 1 महीने पहले जो विवेक विहार में नर्सरी में जो एक दुर्घटना घटी थी, उसके बाद से माननीय एलजी साहब ने केस एंटी करप्शन ब्यूरो को दिया। पहले वो वहाँ से बुलाया और अभी जो नोटिस आते हैं वो कभी एमसीडी का नोटिस आता है, कभी फायर सर्विस का नोटिस आता है, कभी दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन का नोटिस आता है, कभी दिल्ली जल बोर्ड का नोटिस आता है, कभी एसडीएम के यहाँ से नोटिस आता है, कभी डीएम के यहाँ से। मतलब मल्टीपल एजेंसीज अपने नोटिस भेजते हैं अपने तरीके से और डॉक्टर्स को वहाँ बुलाते हैं। ये बड़ा डेरोगेटरी है। तो मेरी तो रिक्वेस्ट यही है सरकार से भी कि अगर हम लोगों के लिए कुछ करना ही चाहते हैं तो कम से कम हम कानून से जुड़े हुए लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, तो उसमें हम लोगों को एक एसओपी बना के दे दें, जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो हमसे ले लें, लेकिन इस तरीके के कानून ना बनाएं। और दूसरी चीज़, आज क्योंकि चिकित्सक दिवस पे और आज से भारतीय दंड संहिता वो लागू हुई है आईपीसी की जगह, उसमें भी जो प्रावधान थे उसमें एक आज डॉक्टर्स के लिए 304A में जो नेग्लिजेंस से डेथ वगैरह होती हैं उसके अंदर भी सज़ा का इन्होंने जो प्रावधान डाला है। तो मैं तो इस आपके चैनल के माध्यम से सरकार से ये भी निवेदन करना चाहता हूँ कि कोई भी चिकित्सक इस भारतवर्ष में ऐसा नहीं है जो अपने मरीज़ की जान के साथ जो है वो जानबूझ के उसको मारना चाहे। तो ऐसे केसेस में ताकि उसका दुरुपयोग ना हो, इस पर पुनः विचार किया जाना चाहिए। CUT यूजी 2024 का रिजल्ट 30 जून तक जारी होना था, लेकिन अभी तक आंसर की भी जारी नहीं की गई। रिजल्ट जारी होने में देरी की वजह से दिल्ली यूनिवर्सिटी समेत कई सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एकेडमिक कैलेंडर प्रभावित होने की संभावना है। इसी को लेकर सीसीएन संवाददाता ने स्टूडेंट से बात की। स्टूडेंट्स का कहना है कि अभी तक आंसर कीज तक नहीं मिली है, जिसके कारण एडमिशन लेने में भी प्रॉब्लम्स आएंगी, क्योंकि रिजल्ट जितना लेट आएगा उतनी ही सीट्स कम बचेंगी और फिर स्टूडेंट्स को बचे हुए कोर्स में ही एडमिशन लेना होगा और उन्हें पसंदीदा कॉलेज और स्ट्रीम नहीं मिल पाएगी। इसके साथ ही कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ड्यू के अलावा किसी और यूनिवर्सिटी में अप्लाई नहीं किया है, उन्हें भी काफी दिक्कतें होंगी। आपको बता दें कि नीट के रिजल्ट में हुई गड़बड़ी के बाद से ही कई अन्य एग्जाम में भी गड़बड़ी देखने को मिली, जिसके कारण CUT का रिजल्ट लटक रहा है। एक्चुअली पहले तो बोला था रिज़ल्ट 38 जून तक आ जाएगा, सबसे पहले प्रोविजनल आंसर की आएगी, उसके बाद रिज़ल्ट आएगा। बट अब इन लोगों ने इतना डिले कर दिया क्योंकि बाकी एग्ज़ाम्स हुए हैं NCT वगैरह के, तो इस चक्कर में रिज़ल्ट डिले कर दिया। तो अब 30 जून तक रिज़ल्ट आने वाला था, बट अब पहले प्रोविजनल आंसर की आएगी, उसके बाद जो रियल आंसर की वो आएगी, उसके बाद रिज़ल्ट आएगा। मतलब हमें बोला इससे, हाँ जी, एडमिशन डिले हो गए, कॉलेज की जो काउंसलिंग सेशंस थे वो डिले हो गए, बाकी कॉलेजेस जैसे इंद्रप्रस्थ वगैरह के काउंसलिंग सेशन शुरू हो चुके हैं, बट CUT का भी रिजल्ट तक नहीं आया। और हमें बोला था कि 1 अगस्त से ड्यू के कॉलेजेस स्टार्ट हो जाएंगे, बट एज़ पर क्योंकि रिजल्ट डिले हो गया तो फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 होगा, तो जो स्टार्टिंग डेट होगी कॉलेज की उसमें भी टाइम जाएगा। मैम ये है कि पहले उन्होंने ये बोला था कि हमारी OMR आएगी, उसके बाद 30 जून तक रिज़ल्ट आ जाएगा। CUT की वेबसाइट पे ये सब कुछ लिखा गया था, लेकिन अभी OMR ही 30 को आई है, कल आई है, उसके बाद रिज़ल्ट लेट आएगा, तो ऐसे कॉलेज लेट मिलेंगे। और सब कॉलेजों में काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है, CUT में वो भी नहीं हुई, और फेज़ वाइज इसके ऊपर वो भी होता है। अभी फेज़ 1 आएगा, फेज़ 2 आएगा, फेज़ 3 आएगा, इससे और रिज़ल्ट जुलाई, जून, अगस्त तक चला जाएगा। कॉलेज लेट मिलेगा तो हमारे को प्रिपरेशन लेट करने का टाइमिंग मिलेगी, और ऐसे ही दिसंबर तक एग्ज़ाम भी है। हाँ जी मैम, क्योंकि हाँ जी मैम, फिक्सिंग के ऊपर भी है, रिजर्वेशन के ऊपर भी है, और सीट भी कमी है, और काउंसलिंग हो रही है, उसके बाद सीट रिजर्वेशन आ जाएगी, बच्चों के ऊपर और ज़्यादा दिक्कतें आएंगी। ऐसे कि मतलब उनको सबसे पहले उनको कॉलेज बहुत लेट मिलेगा क्योंकि रिज़ल्ट ही नहीं है, पहले आंसर की ही नहीं आ रही। मतलब पहले आंसर की बोला गया था कि मिड में आ जाएगी, मिड जून में, बट वो भी डिले हो गई, और जब तक आंसर की नहीं आएगी तो रिज़ल्ट तो आएगा नहीं ऑब्वियस। तो उसके बाद हमारा प्रोसेस बहुत लंबा खिंच जाएगा और हमें कॉलेज वैसे भी मतलब लेट मिलेगा। नहीं, वो नहीं आई अभी तक। मतलब 3 टाइप की आती है आंसर की, तीनों में से कोई भी नहीं आई। फाइनल वाली पता नहीं कब आएगी,
और उसके मतलब रिज़ल्ट तो ऑब्वियसली बाद में आएगा, और उसकी वजह से हमारा एडमिशन मतलब ड्यू में डिले हो जाएगा सब कुछ। जो थर्ड राउंड होता है वो और लेट हो जाता है, जैसे पहला राउंड, दूसरा राउंड, तीसरा राउंड, तो तीसरे राउंड तक तो बहुत लेट हो जाता है, तो बच्चे कंफ्यूज रह जाते हैं। जैसे जिनको ड्यू में है नहीं कि ड्यू में आएगा, तो आईपी, उनको आईपी सेकंड ऑप्शन होता है, और आईपी पहले रिजल्ट वगैरह सब क्लियर हो चुका है, तो उनको ये होता है कि आईपी में ले लें। तो इसलिए बहुत सारे बच्चे ड्यू के लिए भी रह जाते हैं, फर्स्ट सेकंड राउंड, थर्ड राउंड तक ये खिंच जाएगा, वैसे ही इतना लेट हो गया है एनटीए की वो गलती की वजह से। ऑफ कोर्स वो तो, क्योंकि अगर ड्यू में ना है और हमने आईपी में भी नहीं भरा तो फिर साल तो ख़राब हो ही जाएगा, फिर हमें अगले साल अपीयर करना पड़ेगा। मैम, इंडिया में बच्चों का करियर जो है ना वो एक स्ट्रेस में आ चुका है। मैं खुद एज अ पेरेंट अपने बेटे को डॉक्टर बनाने का सोच रही थी, बट नीट का हाल देख के मैंने खुद ही कह दिया मत बेटा तू मत करियो, क्योंकि सिक्योरिटी नहीं है, बिल्कुल भी फ्री नहीं है, क्लियरिटी नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है। मतलब बच्चा करियर क्या है उसका, कुछ भी नहीं है। वो पेपर देने जा रहा है, आगे एक एक सीट करोड़ में बिक रही है, तो मतलब हम इसलिए अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं कि पहले वो पढ़ ले और फिर बाकी लोग जो हैं वो पैसा दे के सीट खरीद लें। मतलब मेरे खुद रिलेटिव्स हैं, वो कितने, उनके बेटे का रिजल्ट आया, एक दिन पहले रिजल्ट 760 था और 720 में से 760, ऐसा हो नहीं सकता। फिर नेक्स्ट डे चेक करा तो 550 है। मतलब रैंकिंग में इतना झोल है। मतलब मैम जब मैम उसके बाद बैक टू बैक सारे पेपर्स कैंसिल हो रहे हैं, इसका मतलब कुछ तो है ना, देयर हैज टू बी समथिंग रॉन्ग। उत्तर पूर्वी दिल्ली के हर्ष विहार इलाके में छत पर खेल रहे 6 साल के मासूम की छत से गिरकर मौत हो गई। दरअसल वो छत के जिस हिस्से पर खेल रहा था वो कमजोर था, वो भरभराकर नीचे गिर गया। गंभीर हालत में उससे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने लापरवाही से मौत का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बता दें, बारिश के बाद घरों में सीलन आ गई है। हादसे का एक कारण ये भी माना जा रहा है। उत्तर पूर्वी दिल्ली की डीसीपी डॉक्टर जॉय टिर्की ने बताया कि रविवार शाम तकरीबन 5 बजे छत पर खेल रहे बच्चे के छत से नीचे गिरने की सूचना पुलिस को मिली थी। सूचना मिलते ही हर्ष विहार थाना पुलिस की टीम मौके पर पहुंची तो पता चला कि छत का हिस्सा टूटकर नीचे गिर गया है। इसमें एक बच्चे की मौत हो गई। डीसीपी ने बताया कि शुरुआती जांच में पता चला कि मृतक बच्चे के पिता संतोष सेवा धाम रोड पर स्थित एक फैक्ट्री में लेबर के तौर पर काम करते हैं। वो 6 साल के बेटे, 9 साल की बेटी और पत्नी के साथ प्रताप नगर गली नंबर 2 के एक मकान की पहली मंजिल पर किराए पर रहते हैं। ग्राउंड फ्लोर पर मकान मालिक रामजी लाल परिवार के साथ रहते हैं। साथ ही डीसीपी ने आगे बताया कि मकान मालिक रामजी लाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मामले में आगे की जांच की जा रही है। हादसे के बाद से ही रामजी लाल फरार है, तलाश की जा रही है और बच्चे का शव पोस्टमार्टम करके परिजनों को सौंप दिया गया है। पूर्वी दिल्ली के बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि वो चोरी करने से बाज नहीं आ रहे। ताजा मामला गांधीनगर थाना क्षेत्र के चंद्रपुरी रेलवे लाइन के पास का है, जहां आज सुबह 4 बजे के करीब स्कूटी पर सवार 2 चोर बकरा और कुछ कैश लेकर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश कर रही है। आज सुबह मेरे घर में 4:06 पर 2 बंदे घुसे थे, स्कूटी से आए थे और इससे पहले भी 3 बार चोरी हो चुकी है। वो भी मैं थाने में शिकायत कर चुकी हूँ, कंप्लेंट भी दे चुकी हूँ। पुलिस वालों ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। हाँ, आज की एफआईआर हुई है। अच्छा, आज क्या क्या चोरी हुआ? आज चोरी हुआ मेरा तकरीबन 30 से 35 हज़ार का एक बकरी का बच्चा है 6 महीने का, और मेरा एक अलमारी का लॉक तोड़ के 18 से 20 हज़ार रुपये गिने हुए नहीं है। मुझे 18 हज़ार तो मैंने गिने, तो उसमें कुछ टूटे हुए भी पैसे थे। क्या काम करते हैं आप? हमारा कबाड़े का काम है। तो ये चोर आए, कुछ जानकार है क्या यही के हैं कहीं और के हैं? जो चोर जो आए हैं वो बाहर के हैं चोर, मगर यहाँ वाले की बंदे की सलाह से काम हो रहा है। बाहर वाले को क्या पता कहाँ सामान कौन सा क्या रखा हुआ है। आपको किसी पे शक है? शक क्या है, अब जो भी घुसवाता है चोर है, इन्हें चोर पुलिस चाहे तो सब कुछ कर सकती है। पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। मैं 4 बार कंप्लेंट दे चुकी हूँ, हर दफ़े मैं देती हूँ, मगर पुलिस वाले कभी सुनते ही नहीं है। अभी तक अगर वो चाहते तो सब कुछ करते। एक मोबाइल दिन में सुबह 6 बजे छीन के ले गया था एक लड़का स्कूटी से। वो आधा घंटे में मोबाइल कैसे मंगा लिया? उसके पास कोई वीडियो नहीं, कुछ नहीं। मेरे कने पूरा सबूत मैं लेके जाती हूँ थाने, कोई सुनवाई होती नहीं है। चोर लोग आए यहाँ पे, बकरा खोला, खोल के लेके चल दिए। अच्छा, हाँ, इससे पहले भी 3 बार चोरी हो चुकी है। 3 मोबाइल चोरी हो चुकी है। 3 बार चोरी हुआ? पहले मोबाइल चोरी हुआ, एक एप्पल का मोबाइल चोरी हुआ, उसके बाद वीवो का चोरी हुआ, उसके बाद वीवो का चोरी हुआ। हाँ, 3-4 बार इसमें घुस चुके मेरे घर में, और पुलिस कार्रवाई करता हूँ, पुलिस कोई गौर नहीं करती है। कोई कार्रवाई नहीं होती पुलिस तरफ से? पुलिस कोई गौर ही नहीं करती है। मैंने 4 बार कंप्लेंट कर चुका, इनकी
और कमेटी भी मेरे पास रखी हुई है और कैमरे की वीडियो सब है मेरे पास। तो बकरा कितने तक का था, कितने दिन का बकरा था ये? बकरा 6 महीने का था। बकरा था करीब 25-30 हज़ार रुपये का बकरा था। 30। दिल्ली सरकार के हेडगवार हॉस्पिटल में मरीजों को होने वाली समस्याओं का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। कुछ दिन पहले ही यहां पर विधायक एसके बग्गा ने और एडिशनल एमएस ने यहां होने वाली दिक्कतों को जल्द सुलझाने का आश्वासन दिया था, लेकिन आज भी मरीज उन्हीं समस्याओं से जूझ रहे हैं। जब हमने मरीजों से बात की तो उन्होंने बताया कि सस्ती दवाइयां अस्पताल की तरफ से ही दी जा रही है, लेकिन बाकी दवाइयां बाहर से लेने की सलाह दी जाती है। साथ ही मरीज अपनी चादरों को खुद ही बिछाते हैं। पानी के लिए बने वाटर कूलर अभी तक दुरुस्त नहीं किए गए हैं, जिससे मरीज अभी भी परेशान है। वही तीमारदारों ने बताया कि वो बार बार एमएस से इन कमियों की शिकायत कर चुके हैं, लेकिन इसका समाधान नहीं हो रहा है। मेरे सीने में पानी था, उसकी वजह से जो कि एडमिट किया गया और तीसरे मंजिल में बेड नंबर 40 में एडमिट हुई तो उन्होंने चादर दे दिया। हम खुद चादर बिछा के सोए हैं और पंखा वगैरह भी स्लो है और उसके अलावा पीने वाला पानी भी दूर से लेकर आना पड़ता है। पेशेंट खुद है तो खुद जाया नहीं जाता है। मेरे पेट में दर्द था और पी लिया। ये जो बेडशीट बिछी हुई है ये आप बिछा रहे हो या सिस्टर बिछा रही है? मैं खुद बिछाती हूँ, नर्स रख के भाग जाती हूँ। और मैली चादर कौन उठाता है? मैं खुद उठाती हूँ। 10 तरह उल्टी। ये चादर जो आप सिस्टर बिछा रही है आप खुद बिछा रहे हो? नहीं, खुद ही बिछा रही हूँ। वो रख के चली जाती है, नहीं बिछा पाती हूँ सही से तो डांट भी देती है। और पीने का पानी कहाँ से ला रहे हो? बाहर से। कितने दिन हो गए? हो गए 5 दिन से बाहर से ही ला रही हूँ पानी। मैं ये बाजार से गई हूँ, दवाई लेके आई हूँ, यहाँ मुझे ये दवाई नहीं मिली। आप फार्मेसी पे गए थे नीचे? जी हाँ, मुझे आपकी ये दवाई मिली। हाँ। और 2 दवाई मिली, लेकिन मुझे ये दवाई नहीं मिली। मतलब आपको पूरी दवाई नहीं मिली यहाँ से? पूर्वी दिल्ली के बस स्टैंड जर्जर हालत में है। कहीं गंदगी का अंबार है तो कहीं बस स्टैंड पर अवैध कब्जा भी है। दरअसल पूर्वी दिल्ली के गीता कॉलोनी के पंडित पार्क पर बने स्टैंड की हालत बेहद खराब है। इस बस स्टैंड के चारों तरफ गंदगी का अंबार लगा हुआ है। स्टैंड के सामने ही गाय जगह जगह पर बैठती है, जिसकी वजह से बस स्टैंड के आसपास गंदगी फैली हुई है। यहाँ बस स्टैंड पर बसें जरूर रुकती हैं, लेकिन स्टैंड के आगे गंदगी और अवैध कब्जे की वजह से लोगों को बसों से उतरने और चढ़ने में काफी दिक्कतें होती हैं। वहीं दूसरी तरफ गीता कॉलोनी थाना भी है, जहाँ कूड़े के बड़े बड़े कंटेनर में गंदगी पड़ी है, लेकिन इसकी कोई देखरेख नहीं करता है। फिलहाल पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए CCN लाइव के साथ।